चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं आपके इस क्लास की। जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है वो आपकी मैथ की क्लास है और आपको बेसिक से लेकर कॉम्पिटिशन लेवल तक ये क्लास जाएगी। और आज के टाइम इस महामारी ने जिस तरह से सभी को घर के अंदर बंद करके रखा है, ये हमें बताता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना कितना महंगा पड़ता है। ये आज हमें समझ में आना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी कोशिश कर रही है और हमें भी अपनी कोशिश करनी है। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आपको बस घर के अंदर रहना है और घर के अंदर रह के उन स्टूडेंट्स के लिए और फ़ायदा है, क्योंकि आप चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो जब नहीं निकल सकते ना, तो घर पे रहकर आप टाइम वेस्ट मत करिए और टाइम को अपनी पढ़ाई में लगाइए। और आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, क्योंकि सारी कोचिंग सब कुछ बंद चल रहा है, तो इसीलिए क्लास और स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपके आफ्टर लॉकडाउन जितने भी वैकेंसी के एग्ज़ाम हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं वो भी होंगे और नई नई अपॉर्चुनिटी भी आएंगी वैकेंसी के रूप में। तो चलो इसी को देख के आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है? संख्या से ही शुरुआत होती है। संख्या की अगर बात करो तो हमारे क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी संख्या होती है। लेकिन अगर हम देखें तो इनको हमें क्या कहते हैं? इनको सिंबल भी कहा जाता है, प्रतीक। अब आपको सर ये क्या बता रहा है? प्रतीक सिंबल कैसे? ये प्रतीक ही होते हैं, सिंबल ही होते हैं। लेकिन गणितीय भाषा में इन्हें हम क्या कहते हैं? गणितीय भाषा में इन्हें अंक कहा जाता है। अगर गणितीय भाषा के हिसाब से हम अंक कहते हैं। अगर गणित को आप हटा दीजिए, तो गणित को आप अगर हटा देते हैं तो ये आपके लिए क्या बचेगा? एक सिंबल ही तो बचते हैं। ठीक, तो यहाँ से शुरुआत होती है आपकी नंबर सिस्टम की। अब नंबर सिस्टम की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन मतलब आप यहाँ पे देखेंगे नंबर लाइन पे हमने कई अंकों को प्रदर्शित करके रखा है। 0 है और इस साइड आप चाहते हैं तो पॉजिटिव मतलब प्लस में होता है, पॉजिटिव है, और इधर ये नेगेटिव अंक है। दोनों में ये पॉजिटिव अंक हैं, ये नेगेटिव अंक हैं। पॉजिटिव अंक पे अगर जाओ तो आपको पॉजिटिव अंक की बात करें तो आपके 1 से लेकर अनंत तक जितने भी अंक आते हैं, जितने भी अंक आते हैं, मतलब 1 से लेकर अनंत तक जितने भी अंक आएंगे इन्हें क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। गिनती की मतलब 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक, अब अगर हम आपसे कहें कि पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर, इसकी बात करें, होल नंबर की अगर हम बात करें पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अब ये बनता है गिनती की सभी संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या गिनती की संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? इन्हीं नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं में जब आप 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ये आपकी क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या बनती हैं। मतलब जब गिनती में आप 0 को भी शामिल करते हैं तो ये आपकी पूर्ण संख्या बनती हैं। अब -1 से लेके अनंत तक
अगर हम इसको भी शामिल कर दें, इसको भी शामिल कर लें तो ये हमारी क्या बनेंगी, अगर इसको भी हम शामिल कर लें तो ये हमारी क्या बनेगी, पूर्णांक। क्या बन जाएंगी, पूर्णांक। अब इसको आप देखेंगे अभी आप जब परमेय अपरमेय पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा और आगे भी यूज होगा इसका। तो एक बेसिक नॉलेज है, पता है आप लोगों को, आता है, बहुत से लोगों को इसमें आता है, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं, प्रारंभ से आपकी क्लास है तो सब कुछ समझिएगा। तो हमने क्या बताया, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, गिनती की सभी संख्या, मतलब एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं। और अगर यही प्राकृतिक संख्याओं में आप जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो आपकी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। और इसी पूर्ण संख्याओं में, इन्हीं पूर्ण संख्याओं में अगर आप इनको भी शामिल कर लेते हैं तो ये आपकी पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। इतनी सी बात क्लियर हुई, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं क्या, आगे देखते हैं। आगे हमें क्या देखना है, आपको पता चला प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है। अब आगे हम बात करते हैं सम संख्या, इसकी बात करेंगे हम। सम संख्या मतलब इवन नंबर और विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर। अब सम और विषम क्या होता है, जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाए वो आपकी क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, आपकी सम संख्या है। और जो संख्या 3 से विभाजित ना हो, सॉरी, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो आपकी क्या हो जाती है, विषम संख्या। तो कहने का तात्पर्य है विषम संख्या क्या है, जो हमारी सम संख्या नहीं है वही हमारी विषम संख्या हो जाती है। जैसे आप देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये क्या है आपकी विषम संख्या है। सम संख्याएं क्या है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो हमारी सम संख्या कहलाती हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वो आपकी विषम संख्या कहलाती है। इसके आगे बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर की। इसके आगे हम बात करेंगे प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं की। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं समझना अच्छे से, और एक बार रिवाइज करते चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर पढ़ेंगे हम। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है वह हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। मतलब एक और स्वयं के अलावा, देखो जितनी भी संख्याएं हैं वो एक से तो विभाजित होंगी और स्वयं से भी विभाजित होंगी। तो इन दो के अलावा जो भी संख्या तीसरी संख्या से विभाजित होती है वह आपकी क्या हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, हम आपसे पूछें कि क्या 3 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 3 को आप देखिए, 3 एक से भी विभाजित होता है, 3 स्वयं से भी विभाजित है। स्वयं मतलब 3 से, खुद से। इसके अलावा 3 किसी और संख्या से विभाजित होगा नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगले एग्जाम्पल पर हम पहुंचे, आपसे हम अगर कहें 4, तो 4 आपकी अभाज्य की भाज्य। आप देखिए 4 एक से भी भाग जाता है, 4 में 2 से भी भाग जाता है, और 4 में 4 से स्वयं से तो भाग जाता ही है। तो एक और स्वयं मतलब 4 के अलावा जिस संख्या में और दूसरी संख्या से भाग चला जाए वो आपकी भाज्य संख्या होती है, ना कि
अभाज्य। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 से भी भाग जा रहा है, एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भी भाग जा रहा है, तो आपकी कैसी हो गई ये भाज्य हो गई। तो ये आपकी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। क्लियर? आपसे अगर हम कहें सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो या सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तब भी आपकी क्या होगी, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या आपकी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये दोनों होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हुआ। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, अब यहीं से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन हमसे अगर पूछें कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य, 1 से लेकर 25 तक अगर आप कहें कितनी अभाज्य आती है, 1 से लेकर 25 तक मात्र कितनी आती हैं, 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं। 25 से लेकर 50 तक कितनी आती हैं, 6 अभाज्य संख्याएं आती हैं। 25 से लेकर 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं आती हैं, और 50 से लेकर 100 तक कितनी आती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 9 होती हैं। 25 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 6 होती हैं। 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 10 होती हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आप इन सभी को जोड़ दीजिए। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 9 6 15 10 25। तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं, और 1 से लेकर 25 तक 9, 25 से लेकर 50 तक 6, और 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करें अभाज्य हो गई, अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है, तो सीधा सा इतना याद रखिए, जो संख्या अभाज्य नहीं है वह हमारी क्या कहलाती है, भाज्य। मतलब जो संख्याएं अभाज्य हैं वो भाज्य नहीं होंगी, और जो भाज्य है वो अभाज्य नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो संख्या हमारी अभाज्य नहीं है वो हमारी क्या है, भाज्य है। मतलब जो संख्या प्राइम नंबर मतलब अभाज्य नहीं है वो हमारी क्या हो गई, भाज्य हो गई। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की, मतलब सहअभाज्य। को प्राइम नंबर। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ये हमेशा पेयर में होती हैं। तो पेयर में कैसे होती हैं, इनकी एक डेफिनेशन याद रखना कि इनका HCF हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या मतलब इनका HCF कॉमन नंबर 1 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 4 और 5, जरूरी नहीं कि संख्या उसमें एक संख्या आपकी कोई एक, जैसे 4 है, 4 आपकी भाज्य है,
इसमें अब आपको सर 4 भाज्य ऐसे सहभाज्य हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों में एक दूसरे में कोई संख्या समाहित नहीं होनी चाहिए। दोनों का जो HCF है मतलब मासापा जिसे बोलते हैं वो एक होना चाहिए और 4 और एक दूसरे से विभाजित नहीं होनी चाहिए। सीधा सा एक दूसरे से विभाजित नहीं होनी चाहिए। 4 को देखिए और 5 इन दोनों का HCF क्या आएगा, ये दोनों संख्या एक से विभाजित और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक, 3 और 4 को देख लीजिए आप, 5 और 6 को देख लीजिए। तो इनका मासा क्या आ रहा, इनका मासा एक आ रहा। तो ये हमारी कैसी हो गई, सह अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें 12 को सह अभाज्य संख्या के रूप में आप लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? आप अगर देखो तो 6 दूनी 12 भी होता है नहीं होता है? 6 और 2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12। क्या 6 और 2 सहभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 6 क्या है, 2 से विभाजित होती है। मैंने अभी क्या बताया कि दोनों संख्याएं एक दूसरे से विभाजित नहीं होनी चाहिए और 6 क्या है, 2 से विभाजित होती है। तो इसका HCF एक नहीं आएगा। तो आप दूसरा देखिए, 4 दिया 12, ये तो सहभाज्य संख्या है नहीं 12 की। 12 के साथ फिर जोड़े बनेंगे नहीं, जोड़ा क्या बनेगा, 4 और 3, ये पेयर बनेगा जाके। तो आपकी सहभाज्य संख्या क्या हुई, इनका HCF एक होना चाहिए। ठीक, इतना क्लियर हुआ और एक दूसरे से विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं त्रिकोणीय संख्या की। क्वेश्चन आप बनते हैं अब यहाँ से, ट्रायंगुलर नंबर जिसे कहते हैं, ट्रायंगुलर नंबर भी कहते हैं इसे। त्रिकोणीय संख्या होती क्या है, ये है जैसे हमने कहा है त्रिकोणीय संख्या कितनी है, 1, यहाँ कितनी है 2, हर बार आपकी बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी कितनी थी, 3 थी, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 2 5 और 1 6 हो जाएंगी। तो जैसा है पहले तो आप ऐसा बनाइए, अगले स्टेप में आपको बढ़ते जाना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितनी हो गई, 10। त्रिकोणीय संख्या की बात करें, क्वेश्चन पूछ लेता है कि 10वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, 15वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, 15 या 15 ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है। तो वो आपको कैसे करना है, ऐसे तो आपको टाइम लगेगा ना। जैसे हमने कहा 15वीं, अब जैसे हम कहें तीसरी त्रिकोणीय संख्या या तीसरा ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, तब तीसरे मतलब इस पे जाएंगे। तो इस पे जाओगे तो आपको सब जोड़ना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे ना। और तीसरे जब जाएंगे या आप 15 में पूछ दिया तो सबको जोड़ना पड़ता है। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे 3 हुआ तो कैसे हुआ, पहले में 1 थी, जब आगे बढ़े तो आपके 2 और बढ़े, 3 हुए, फिर इस पे पहुंचे, फिर 3 और बढ़े, फिर अगले में 4 बढ़ेंगे, फिर और 5 बढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य इस तरीके से आप करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, जल्दी करना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है। ठीक, तो इस पे आपको देखना है कि करना कैसे। हमने अगर आपसे कहा कि 10वीं ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, तो सीधा सा आप इसका एक फॉर्मूला होता है वो लगा दीजिए। आपको जैसे क्या आपको अच्छे से पता है प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ये अच्छे से याद रखिएगा। ट्रायंगुलर नंबर की जब आपको संख्या ज्ञात करनी है तो आप n+1/2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये प्राकृतिक संख्याओं का योग, जब भी हमें योगफल ज्ञात करना होगा तो तभी यूज किया जाता है। तो अब हमने कहा 10वीं ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, 10वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, तो आप इसमें सीधा से एक फॉर्मूला लगाइए। 10 में पूछे 10, n की वैल्यू 10 हो गई, 10 + 1/2, 2 पंचे 10, 5 × 10 और 1 तो कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। ठीक, अगर यही हम आपसे कहें 15वीं ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, तो 15 + 1 कौन 2,
कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 रे 16 अपॉन 2 2 16 15 अट्ठे 100। तो 15वें ट्रायंगल नंबर कौन सा हुआ आपका? 15 ट्रायंगल नंबर 120 हुआ। अगर हमने 10वां ट्रायंगल नंबर पूछा 55 हुआ। अगर आप तीसरा पूछते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 इंटू 3 प्लस 1/2। ठीक, तो इस तरीके से कितने का भी ट्रायंगल नंबर आपसे पूछे आप n प्लस 1/2 रख दीजिए, जितने का पूछे वो आपकी n की वैल्यू हो जाती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब यहाँ तक आपकी ये बेसिक चीजें थी जो हमने बता दी। अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विभाजता के नियम आपके 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का, 5 का विभाजता के नियम है, 6 का नियम, 7 के नियम। क्योंकि भाग देना सबको आता है, लेकिन जल्दी भाग कैसे देना है वो नियम हमें देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाजकता का नियम देखते हैं कि 2 से भाग का नियम क्या है, 3 से भाग का नियम क्या है। हम सबको पता है कि 2 से अगर देना है तो 2 से आप भाग आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कैसे भाग दिया जाता है। लेकिन जल्दी देखते हैं, जब भी आपको 2 से भाग देना हो तो आप इतना देखिए, उसके इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए? 2 4 6 8, 0 भी होना चाहिए। ठीक, क्योंकि एक के बाद अगर 0 लगाएंगे तो भाग जाएगा, क्योंकि 2 बच्चे 10 होता है। तो जब भी इकाई के स्थान पर सम संख्या मिले, क्या मिले? सम संख्या। सम संख्या का मैंने आपको नियम बताया था क्या होता है? जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो आपकी सम संख्या कहलाती है। और जब भी इकाई के स्थान पर दाहिनी ओर से आप देखते हैं इकाई शुरू होता है, इकाई दाहिनी होता है। जब भी इकाई के स्थान पर कोई भी सम संख्या आपको मिलती है तो आपका 2 से विभाजित होता है। 2 से भाग का नियम हुआ। 3 से भाग का नियम क्या होता है? तो 3 से भाग का नियम आपको देखना पड़ता है कि जो भी आपकी संख्या दी जाती है, संख्या जो भी दी जाए उनके अंकों का योग करने पे आप 3 से भाग दीजिए। ठीक, अंकों का योग है, अंकों का योग करके देखिए, उस योग में अगर 3 से भाग जाता है तो वो आपकी 3 से विभाजित हो जाती है संख्या। ठीक, इसके बाद बात करते हैं 4 से। तो 2 के भाग का नियम क्या है? इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए। और 4 से जब भाग देते हैं तो 4 के भाग का नियम हमारा क्या कहता है? 4 के भाग का नियम कहता है कि आपको अंतिम से 2 संख्याओं में भाग देकर चेक कर लीजिए। अंतिम से 2 का मतलब है कि इकाई और दहाई, मतलब 4 के भाग का नियम कहता है कि एक दहाई तक की संख्या, इकाई और दहाई, इन 2 संख्याओं में आप डायरेक्ट भाग दीजिए। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है, पूरी संख्या में आपको भाग नहीं देना है। 5 के भाग का नियम क्या कहता है? जब भी इकाई के स्थान पर 0 और 5 मिले, जब भी इकाई के स्थान पर 0 और 5 मिलता है तो हमारे 5 से विभाजित होती है। 6 के भाग का नियम क्या कहता है? तो 6 के भाग का नियम कहता है 6 के अगर आप फैक्टर करिए तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 3 6। तो 6 के भाग का नियम कहता है कि 6 अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है तो वो 6 से भी विभाजित होता है। कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो जब 6 से भाग देना हो तो 2 और 3 दोनों के भाग का नियम लगा दीजिए तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, इन दोनों से होना चाहिए। 7 के, अब 7 से हम बात करें तो 7 के भाग का नियम क्या होना चाहिए? तो 7 के भाग का नियम कहता है कि जब सम संख्या रिपीट हो। अब सम संख्या अगर रिपीट हो तो कितनी बार हो? तो 6 12 18 22 6 12 18। जब भी सम संख्या 6 12 18 एक ही संख्या, जब भी कोई एक ही सम संख्या 6 बार 12 बार 18 बार रिपीट हो तो संख्या क्या हो जाती है? 7 से विभाजित हो जाती है। जैसे 2 2 2 2 2। अगर हम इसको देखें
1 2 3 4 5 6, ये एक ही सम संख्या, 2 आपकी एक सम संख्या है और सम संख्या ये 6 बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। अगर हम कहें 4 4 4 4 4 4 3 3 6 बार 4 आया, अभी 6 बार 4 आया तो क्या यह संख्या 7 से विभाजित है? बिल्कुल है, क्योंकि एक ही सर है और एक ही संख्या 6 बार रिपीट हो रही है और एक वो सम संख्या है, इसलिए 7 से विभाजित। ठीक, आगे बात करते हैं 8 से। 8 के भाग का नियम क्या कहता है? जैसे यहाँ पे आप 4 से अंतिम से 2 संख्याओं में भाग, ऐसे 8 क्या कहता है, अंतिम से 3 संख्याओं में भाग देकर चेक करेंगे, अगर भाग जाता है तो विभाजित है। अंतिम से 3 संख्याओं में भाग का मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ी, मतलब सैकड़ी तक की संख्या में आप भाग दीजिए, आप अंक उठाइए, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, इन तीनों को अंकों को उठाइए, अगर आप 8 से भाग जाता है तो वो संख्या 8 से विभाजित होती है। आगे बात करते हैं किसकी, 9 से। तो जो आपके 3 के भाग का नियम हमने बताया था कि अंकों का योग, उसी तरीके से 9 का नियम भी है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो है, ठीक, ये नियम है। अब 11 से भाग का नियम क्या कहता है? तो 11 से भाग का नियम जो नियम है, विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। मतलब कोई संख्या दी जाए तो आप उसमें इवन और ऑड स्थान वाले अंकों को आप जोड़िए और उनका अंतर अगर 0 आए या फिर 11 आए तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे नंबर की बात करें तो 1 4 6 4 1, एक ही एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये संख्या दी गई। अब ये संख्या दी गई है तो सब हमने क्या कहा, विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, इनको आप जोड़िए, 1 6 7 और 1 8 हो गया, 4 और 4 8, 8 माइनस 8 0, तो इनका अंतर कितना आया, 0 आया कि नहीं आया। तो जब भी कोई आपको 11 से विभाजित करना हो संख्या को, तो आप उनके समस्थान और विषम स्थान दोनों के अंकों का योग करिए और उनका अंतर देखिए, अंतर 0 आ रहा कि 11 आ रहा। इन दोनों में से अगर कुछ भी आ रहा तो वो संख्या विभाजित है, और 0 और 11 के अलावा कोई और संख्या ज्ञात होती है वो विभाजित नहीं होगी, 11 से विभाजित नहीं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, इसके बाद क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको करना है। बेसिक है, सबको आता है, लेकिन रिवाइज करते जाइए। ठीक है, थैंक यू।